चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी देखेंगे, सोल्युबिलिटी इन वाटर। सोल्युबिलिटी इन वाटर, है ना। वाटर में फिनोल की सोल्युबिलिटी। तो देखिए, हालांकि जो फिनोल है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन फिनोल के साथ खुद इतनी बड़ी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, और बेंजीन रिंग नॉन पोलर है, ठीक है। तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिनोल पानी में सोल्यूबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में लगभग 9 ग्राम फिनोल डिजोल्व हो सकता है, इतनी ही सोल्युबिलिटी उसकी आती है ना। और जैसे जैसे बेंजीन रिंग पर कुछ और ग्रुप भी अगर जुड़ गए तो सोल्युबिलिटी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी। तो लिखिए, फिनोल इज सोल्युबल इन वाटर, फिनोल इज सोल्युबल इन वाटर ब्रैकेट में लिखिए 9 ग्राम पर 100 ml, 9 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर, 9 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब पानी में सोल्यूबल है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अल्कोहल की तरह नहीं। अगर आप पानी में मिथाइल अल्कोहल को देखो तो वो एक तरीके से इन्फाइनेटली सोल्यूबल है। आप किसी भी रेशो का मिक्सचर बना सकते हो, इथाइल अल्कोहल के साथ भी आप किसी भी रेशो का मिक्सचर बना सकते हो, फिनोल के साथ आप नहीं बना सकते। चलिए, अब आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर ही। हाँ, इतने दिन पढ़ाने के बाद मैंने यही सीखा, उतना ही पढ़ना है एक स्टूडेंट को जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। हालांकि 5 लाइन और लिखी हैं, कुछ फ़ायदा नहीं उनसे। आगे की लाइन में ये लिखा हुआ है कि अगर आप 9 ग्राम से ज़्यादा डिजोल्व कर दें तो क्या होगा, तो लेयर बन जाएंगी दो। फिनोल की डेंसिटी ज़्यादा है, नीचे फिनोल ऊपर वाटर, नीचे फिनोल में वाटर ऊपर पानी में फिनोल। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। खेल खेलते रहो ऐसे, तो फॉरेन राइटर किताब में ऐसे 50 पूरा पेज भर देगा वो। आपको इतना ही जानना है, फिनोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, यस, और फिनोल पानी में सोल्यूबल है, इतना ही सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल नहीं। इतने पे ही आपका जो भी समझ है वो हो जाएगी, जो भी क्वेश्चन है वो इतने पे ही होएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ, तो मैंने देखा कि कई बार कम पढ़ना लेकिन अच्छे से पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद है, बजाय कि ज़्यादा पढ़ना और घटिया तरीके से पढ़ना। हाँ, उससे बहुत ज़्यादा वो है। तो पहला देखिए, एसिडिक नेचर, है ना। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों की ये केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड की तरह इन्हें माना जाता है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड है ही है, फिनोल को भी एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनकी एसिडिक नेचर की चर्चा की जाती है। कौन किससे ज़्यादा है हमें वो देखना है ना। तो चलिए यहाँ पर देखें, कंपाउंड, उसका हम यहाँ पर Ka लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए, ग्रेटर द Ka मोर द एसिडिक नेचर। अब हम इनकी बिहेवियर देखेंगे कि ये किस किस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन विद, हम इन्हें 3 डिफरेंट बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। रिएक्शन विद Na, रिएक्शन विद Na, सोडियम मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगी। उससे आपको थोड़ा कम बेसिक लेना हो तो रिएक्शन विद NaOH,
और अगर उसके भी अगर कम लेना हो तो रिएक्शन विद NaHCO3, इन जनरल NaHCO3 या Na2CO3, सेम ही रिजल्ट इनके साथ आता है। ठीक है, सेम रिजल्ट इनके साथ आता है। तो यहाँ पे देखिए RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हम यहाँ पे लेंगे फिनोल, और फिनोल पर अगर NO2 लगा दो तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो फिनोल का एक वेरिएंट मैं और लूँगा जहाँ पर मैंने फिनोल के साथ मैंने पैरा पोजीशन पर एक NO2 लगा दिया है और नीचे सबसे नीचे आपका ROH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत बार आपने क्वेश्चन किए होंगे, CH3COH, HCOH, इनका K किस रेंज में होता है? 10 टू द पावर समथिंग क्या, माइनस क्या, -4 -5 के आसपास। तो इनका K होता है लगभग 10 टू द पावर -5 की रेंज का। फिनोल का K जो रहता है वो लगभग रहता है 10 टू द पावर -10 की रेंज का। और जब मैं NO2 लगा देता हूँ तो अगर मैं इसका देखूँ, इस कंपाउंड का देख, मतलब ये आपका हो जाता है लगभग 10 टू द पावर -7 की रेंज का। और ये जो ये होते हैं इनका होता है 10 टू -18, है ना, 10 टू -18 की रेंज का ये आपका होता है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन विद Na एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, तो वो इसके साथ तो रिएक्ट करता है ही है, इसके साथ भी करता है, इसके साथ भी, और वो अल्कोहल के साथ भी, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस वो है। ठीक है, Na। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ पर भी आपकी रिएक्शन हो जाएगी। फिर बात आती है NaOH की। NaOH अब उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड टाइप से होंगे उनके साथ कर जाएगा, वीक के साथ नहीं। तो ये RCOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा। फिनोल भी इतने ठीक ठाक एसिडिक टाइप से हैं कि वे रिएक्ट कर जाते हैं। फिनोल के साथ ये लगा दोगे तो ये और स्ट्रॉन्गर है तो ये कर जाते हैं। अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अल्कोहल आपके NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब NHCO3 क्या है? NHCO3 Na2CO3 क्या है? एक सोल्ट है। जब मान लो Na2CO3 की बात करें तो Na2CO3 आपका कब बना है? जब आपने NaOH और H2CO3 की रिएक्शन कराई है तब ये सोल्ट बना है। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्ट है। तो ये सोल्ट हैं। सोल्ट बस बहुत वीक सी नेचर जनरेट करते हैं। ये बेसिक सोल्ट है, तो ये हल्का सा बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। हल्का सा बेसिक है मतलब इसके साथ रिएक्ट करने के लिए आपको आपका एसिड ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो RCOH इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, फिनोल इतने एसिडिक नहीं है कि इसके साथ रिएक्ट कर पाएँ। फिनोल पे जब एक NO2 लग जाता है तो इतने हो जाते हैं कि इसके साथ रिएक्ट करने लगते हैं और ये यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये इनकी एसिडिक नेचर का कंपैरिजन ऑर्डर है। ठीक है, और ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। इस पर खूब क्वेश्चंस इधर उधर घुमा के, एक कंपाउंड है जो NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसमें सोल्यूबल है, कुछ करके कुछ भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हुए आए हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा पता होना चाहिए। ये वाला बीच वाला, अगर ये वाले का कंपाउंड का ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, इसका और इसका पता होना चाहिए। पी नाइट्रोफिनोल। हाँ, पैरा पोजीशन पर लगा है ना, पी नाइट्रोफिनोल।
हो गया। चलिए, इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस्ड पर कि भाई ये NH के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस्ड पे आप अल्कोहल फिनोल, फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको सेपरेट कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर पढ़ने लायक है। आगे चलिए, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ हेडिंग डालेंगे। इन्हीं चीज़ प्रॉपर्टी के बेस्ड पर ये आगे चीज़ है ना। हाँ, इसी में ही है ये, लेकिन अलग से कोई टॉपिक नहीं है, इसी एसिडिक नेचर के बेस्ड पर ये काम सब चल रहा है, इसी के अंदर है ये। सेपरेशन ऑफ अल्कोहल, सेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, सेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल केमिकल मेथड के बेस्ड पर। एक तो होता फिजिकल मेथड, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस्ड पर आप डिस्टिलेशन वगैरह कर दो, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम, अलग कर लिया। केमिकल मेथड के बेस्ड पर हम कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके। देखिए, अल्कोहल NH के साथ रिएक्ट नहीं करते, फिनोल NH के साथ रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करते हैं, अगर कोई चीज़ रिएक्ट कर रही है तो फिर उसमें सोल्यूबल हो जाती है। रिएक्ट तभी तो कर रही है। मान लो आपने NH का एक सॉल्यूशन लिया, ऊपर से आप फिनोल डाल रहे हैं, तो फिनोल उसके साथ रिएक्ट करता जा रहा है ना, करता जा रहा है, तो उसके अंदर डिजोल्व होता चला जाएगा, रिएक्ट करता चला जाएगा, मिक्स होता चला जाएगा। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल 6 कार्बन से कम वाले अल्कोहल बेशक NaOH के साथ रिएक्ट ना करें, लेकिन उसमें सोल्यूबल हो जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल 6 कार्बन से कम वाले अल्कोहल पानी में सोल्यूबल हैं। तो आप जब एक्वस NaOH बनाओगे तो उसमें सोल्यूबल हो जाएंगे। तो आपका ये मेथड काम करेगा जब आपके अल्कोहल में 6 कार्बन या उससे ज़्यादा हैं और फिनोल है। ठीक है, तो 6 कार्बन वाला अगर कोई अल्कोहल है तो वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा। ठीक, मेरी बात शायद समझे नहीं। अगर आपने ले रखा है CH3OH और आपने ले रखा बेंजीन पर लगा हुआ OH फिनोल, आप कहें कि मैं NaOH से इनको सेपरेट कर लूँगा, क्यों? क्योंकि फिनोल तो NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और CH3OH रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक, CH3OH एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक्वस NaOH में सोल्यूबल हो जाएगा, वो बिना रिएक्ट करे ही, क्योंकि CH3OH पानी में सोल्यूबल है। तो फिर आप सेपरेशन नहीं कर पाओगे। सेपरेशन आप तभी कर पाओगे जब दो में से एक चीज़ सोल्यूबल हो और दूसरी ना हो। जो नहीं होगी वो लेयर बना देगी ऊपर। तो ये मेथड काम कर पाएगा जब आप 6 कार्बन या उससे ज़्यादा के अल्कोहल एंड फिनोल को सेपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन से कम वाला अल्कोहल पानी में सोल्यूबल नहीं होता, तो एक्वस NaOH में सोल्यूबल नहीं होएगा। तो लिखिए, द फैक्ट दैट phenols dissolve in aqueous sodium hydroxide comma whereas most alcohol with 6 carbon atoms or more do not comma gives us a convenient means for distinguishing and separating phenols from most alcohol. Full stop. आगे लिखिए, फिनोल विल बी सोल्यूबल इन एक्वस NaOH.
फिनोल विल बी सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, वेयर इज एल्कोहल्स, ब्रैकेट में लिखिए मोर देन 6 कार्बन, वेयर इज एल्कोहल ब्रैकेट में मोर देन 6 कार्बन ब्रैकेट क्लोज, विल नॉट बी सॉल्युबल, ठीक है। तो आपने एक बीकर है, बीकर में आपने एक्वस NaOH लिया हुआ है, आप ऊपर से सॉल्यूशन डाल रहे हो जिसमें फिनोल और एल्कोहल का मिक्सचर है, ऐसे डाल रहे हो, मिक्स करते जा रहे हो, तो फिनोल तो उसमें डिजोल्व होता चला जाएगा और एल्कोहल ऊपर अपनी लेयर बनाता चला जाएगा। तो 2 लेयर बन गई। अब आप उसको अलग कर लो, ऊपर वाली लेयर में एल्कोहल है ना, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल। सेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 से कम लगेगा नहीं कर पाएंगे उसमें, हाँ नहीं, इस केमिकल मेथड से तो नहीं कर पाओगे, एक्वस NaOH से तो नहीं कर पाओगे, 6 से ज़्यादा वाले का ही कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है सेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल। तो आई होप आप समझ गए हो क्या क्या हम लगाने वाले हैं। अब हम क्या रीजेंट लेंगे, अब हम क्या लेने वाले हैं, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग करना है फिनोल से। क्या लेंगे हम, हाँ, एक्वस NaCO3 का हम सॉल्यूशन ले लेंगे। एक्वस NaCO3 में कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल हो जाएंगे, फिनोल नहीं हो पाएंगे। तो जैसा पहले में हुआ था ऐसा यहाँ हो जाएगा। तो लिखिए मोस्ट फिनोल्स नाइट्रो वाले को छोड़ दें, ब्रैकेट में लिखिए एक्सेप्ट नाइट्रोफिनोल्स। ब्रैकेट क्लोज कॉमा, however are not soluble in aqueous sodium bicarbonate, but carboxylic acid are soluble, ठीक है, फुल स्टॉप। Thus aqueous NaCO3 provides a method for distinguishing and separating most phenols from carboxylic acid, चलिए अब रिएक्शंस पे चलते हैं। रिएक्शंस ऑफ फिनोल। पहला एस्टर फॉर्मेशन। तो देखिए आपने फिनोल लिया हुआ है और अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, ये आपके क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो आपका ये बन जाता है, यहाँ पर आपका ये बन जाएगा O C डबल बॉन्ड O और R, ये वाला पार्ट है जो यहाँ से आता है, और बाकी जो आपका ये है ये आपका R C डबल बॉन्ड O H, ये बन जाता है आपका इस तरीके कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह। तो आपका एक एस्टर फॉर्मेशन हो गया है ना, R C डबल बॉन्ड O PH, एस्टर बन गया। सेम एस्टर आप बना सकते हैं
OH प्लस R C डबल बॉन्ड O Cl, और सेम आपका इस तरीके हो जाएगा। O C डबल बॉन्ड O R। ठीक है। सेकंड, ईथर फॉर्मेशन। ईथर फॉर्मेशन इन विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फिनोल हैं, आप उनकी रिएक्शन करा देते हो NaOH के साथ, तो आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, ये आपका है फिनोल, और ये आपका बन जाता है यहाँ पर ये O माइनस Na+। इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, याद रखना चाहिए आपको, सोडियम फिनॉक्साइड है ये, सोडियम फिनॉक्साइड PHENOXide फिनॉक्साइड। और इस पे आप रिएक्शन कराते हो किसकी, RX की। RX पे आप रिएक्शन चलाते हो। X यहाँ पर आपका Cl Br I ये सब हो सकते हैं। X आपके क्या क्या हो सकते हैं, Cl Br I O SO2 OSO2R एटसेट्रा, ये सब हो सकते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस है ये। अभी ईथर के फॉर्मेशन में पढ़ा था, जहाँ पे RO माइनस बना के हम सब्स्टिट्यूशन करते थे, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पर ये O और यहाँ पर R, एल्काइल फिनाइल ईथर आपके बन जाएंगे, एल्काइल फिनाइल ईथर ये आपके बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखिए।
हो गया। चलिए अगली रिएक्शन में चलते हैं, ब्रोमिनेशन। सर 1 मिनट बस। नेक्स्ट रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन 2-3 लाइन इसमें लिखिए। ब्रोमिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्लास 11th में चैप्टर में हमने पढ़ा होगा। बेंजीन रिंग पर हम Br ला सकते हैं, है ना, बेंजीन से ब्रोमो बेंजीन बना सकते हैं। उसके लिए रिएक्शन क्या है आपकी, बेंजीन प्लस Br2 प्लस AlBr3। AlBr3 वहाँ पर लुईस एसिड का काम करता है और आपका बेंजीन पर आ जाता है Br, है ना। यहाँ पर Br2 के साथ अगर फिनोल है तो फिनोल के साथ Br2 लाने के लिए आपको Br2 के साथ AlBr3 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिंग एक्टिवेटेड है पहले से ही OH की वजह से, है ना। तो लिखिए इसमें, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ए पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्टिवेटेड मतलब देखिए, एक्टिवेटेड का क्या मतलब, ES तो पढ़ा होगा ना, पढ़ाया होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एक अलग से चैप्टर है। हाँ, तो देखिए होता क्या है, अगर आपका बेंजीन रिंग है ना, नॉर्मल बेंजीन रिंग है, इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो एक ये नॉर्मल अटैक है ना। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पर कोई इस तरीके से कोई ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पर आपका OH जुड़ा हुआ है, तो OH जुड़ा होने की वजह से ये आपका ये इस तरीके से चलता है। मतलब OH को अगर आप देखें तो ये +M टाइप का ग्रुप है, +M टाइप का ग्रुप है, तो ये आपका इधर आता है, ये आपका इधर आ जाता है। इस तरीके से 3 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डेल्टा मतलब माइनस आपको ये मिल रहा है ना, ये आपका OH ये प्लस। इस तरीके से 3 स्ट्रक्चर और भी स्ट्रक्चर बनेंगी। तो जब आप यहाँ पे फाइनली देखते हो तो आपको ये दिखाई पड़ता है ना, O यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, OH यहाँ पर आपको डेल्टा प्लस, और इन पोजीशन पर डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस, ये आपको दिखाई पड़ता है। तो अब बताइए कि केवल बेंजीन के रेस्पेक्ट में अब जो अटैक है वो फास्टर होगा या स्लोवर होगा या इतना ही होगा, फास्टर होगा, क्योंकि बेंजीन पर जब OH लगा है तो 2 ऑर्थो और 1 पैरा पोजीशन पर डेल्टा माइनस है, उस डेल्टा माइनस की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तेज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग है एक्टिवेटेड है ना। तो हम यहाँ पे बोलते हैं बेंजीन रिंग इज एक्टिवेटेड फॉर EAS। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड है। कुछ ग्रुप होते हैं जो -M चलाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड आपका ऐसे जाएगा और ये बॉन्ड आपका ऐसे चला जाएगा। तो अगली स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ऑर्थो पोजीशन पे क्या दिखाई पड़ेगा,
प्लस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपका सी ऐसे आ जाएगा, ये आपका ये O माइनस H। और जब आप रेजोनेंस और भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस। अब बताइए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होगा आपका? यहाँ पर तो आपका फास्ट होगा पहले से, और यहाँ पर अटैक आपका क्या होगा? स्लो होगा, क्योंकि आपने बेंजीन रिंग पर डेल्टा प्लस ले आए हो। इलेक्ट्रोफाइल पे खुद प्लस है, तो उतना अटैक आपका और स्लोवर हो जाएगा। तो बोला जाएगा कि बेंजीन रिंग इज डीएक्टिवेटेड फॉर ईयर्स। तो यहाँ पर बोला जाएगा बेंजीन रिंग इज डीएक्टिवेटेड फॉर EAS। आप मेटा पे होगा है, हाँ मेटा पर होगा, क्योंकि मेटा पर कम से कम प्लस तो नहीं आया है ना। मेटा पे होने वाली फिर वो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स उसके बेस पर है। मतलब अटैक यहाँ से आप जब आपको अटैक देखना है तब आप देखोगे बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस या माइनस। ऑर्थो या मेटा पर अटैक होगा वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बेस पर है, वो अलग चीज़ है, आप अब उसे अलग रखिए। यहाँ पर अटैक स्लोवर है, यहाँ पर अटैक फास्टर है, यहाँ पर अटैक नॉर्मल है। यहाँ पर अटैक जो है वो एक नॉर्मल अटैक है, नॉर्मल, ठीक है। तो जब अटैक फास्टर होता है तो उसे बोला जाता है कि बेंजीन एक्टिवेटेड है, जब अटैक आपका स्लो होता है तो बेंजीन डीएक्टिवेटेड है। तो वो यहाँ पे कहता है कि क्योंकि बेंजीन पर OH लगा हुआ है तो बेंजीन रिंग आपकी एक्टिवेटेड है, और बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड है तो Br लाने के लिए आपको Br2 के साथ AlBr3 की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना उसके भी Br ब्रोमिनेशन हो जाएगा। वो ये कहता है, पहली जो लाइन अब लिखने जा रहे हैं उसमें वो ये कहता है, ठीक है। केवल Br2 से आपका Br ब्रोमिनेशन चल जाएगा। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ए पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप, एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर in electrophilic aromatic substitutions will stop note that a Lewis acid is not required for the bromination of this highly activated ring, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर होता क्या है, ये आपका है ये फिनोल, ये फिनोल है। यहाँ पे आप क्वांटिटेटिवली अगर हम देखें तो 3 टाइम्स ऑफ Br2 लगता है, 3 टाइम्स ऑफ Br2, और यहाँ पर H2O हम यहाँ पे ले रहे हैं, H2O एज सोलवेंट। ब्रोमीन का वाटर में एक्चुअली सॉल्यूशन बन जाता है, ब्रोमीन लिक्विड है ना, आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन का वाटर में लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है, उसमें हम फिनोल डाल देते हैं। तो ये है इसकी बजाय ये आपका यहाँ पर KBr प्लस KBrO3 ये भी बना देते हैं, मतलब इससे भी रिएक्शन करने पे बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्योंकि KBr प्लस KBrO3 ये दोनों कॉम प्रोपोर्शनेशन देकर आपको Br2 बना देते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है, कभी कभी ये लिख सकता है। और यहाँ पर वो कहता है कि OH लगे होने की वजह से रिंग इतनी ज़्यादा एक्टिवेटेड है कि यहाँ पर एक जगह पर Br आया, यहाँ पर भी Br आया, और यहाँ पर भी Br आया, तीनों जगह पे आपका Br आ जाता है। और यहाँ पर आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल ये आपका बन जाता है, जिसका वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है, प्लस आपका ये 3 टाइम्स ऑफ HBr। अब यहाँ पर
वाई ट्राई ब्रोमिनेशन, ट्राई ब्रोमिनेशन। ठीक है, एक्टिविटी थी तो हमने मान लिया कि बिना लुईस एसिड के रिएक्शन चल गई, लेकिन तीनों जगह पे ब्रोमिनेशन क्यों हो गया, इतना ज़्यादा ऐसा क्या है? तो यहाँ पर होता क्या है कि जो फिनोल है, ये जो फिनोल है इसमें रिंग इज एक्टिवेटेड टुवर्ड EAS। यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपका क्या है? पानी है, और पानी में ये डिसोशिएट हो जाता है, कुछ एक्सटेंट तक डिसोशिएट हो जाता है, और डिसोशिएट होने के बाद ये आपका ये बना लेता है फिनॉक्साइड आयन, है ना, ये आपका बना लेता है फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। और फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड फॉर EAS। देखिए बेंजीन पर जब OH लगा है तो O नॉर्मली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है, ये प्लस M दिखाता है। इस OH ग्रुप का जो प्लस M है वो अगर हम उसके साथ देखें ग्राफिकली तो ये अगर इतना M है तो O माइनस में O फोर्सफुली देता है कि ले मेरे इलेक्ट्रॉन ले। OH तो नॉर्मली देता है ठीक है मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, और O माइनस पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया है तो वो एक तरीके से फोर्सफुली बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है कि इलेक्ट्रॉन लेने ही पड़ेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इतना बड़ा प्लस M है इसका, ठीक है, तो O माइनस का प्लस M बहुत बड़ा ज़्यादा होता है तो बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर जो डेल्टा माइनस आएंगे वो बहुत बड़े डेल्टा माइनस हैं, उसकी वजह से रिंग एक बार ब्रोमिनेशन करती है, फिर उसे लगता नहीं अभी बेचैनी हो रही है, फिर करती है जब तक सब ना हो जाए, जब तक सारी साइट में ब्रोमिनेशन ना हो जाए वो रुकती नहीं है, तो ट्राई ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है ना। अब क्या हम इसे मोनोब्रोमिनेशन पर रोक सकते हैं? तो यहाँ पर अब है कैन वी गेट मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट। क्या हम मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट पा सकते हैं? हाँ पा सकते हैं। कब? आप इसका फिनोल से फिनॉक्साइड आयन बनना रोक लीजिए, फिनोल से फिनॉक्साइड आयन का बनना आप इसमें बंद कर दीजिए। कैसे बंद हो जाएगा? आप सॉल्वेंट पानी मत लीजिए, पानी में आयनाइज हो रहा था ना, आप ऐसा सॉल्वेंट ले लो जिसमें ये आयनाइज ना हो पाए, ठीक है, कोई ऐसा नॉन पोलर टाइप का सॉल्वेंट ले लो तो उसमें आयनाइज होने से रुक जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने ये लिया, ये आपके पास है फिनोल, यहाँ पर हमने ये लिया Br2, और अब हम यहाँ पे हम सॉल्वेंट ले रहे हैं ये CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हम सॉल्वेंट ले लेते हैं। इसमें फिनोल आयनाइज नहीं हो पाएगा, और आयनाइज नहीं हो पाएगा तो आपको ये प्रोडक्ट दे देता है फिनोल। यहाँ पर आपका Br लगा हुआ है, ये दे देता है, साथ में आपका फिनोल, यहाँ पर आपका Br लगा हुआ है ना। तो ये माइनर है इसमें और ये मेजर है ना, माइनर है ये आपका मेजर है। 2 लाइन यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। एज सॉल्वेंट, एज सॉल्वेंट,
हो गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में दिमाग बहुत कम लगता है, दिमाग नहीं लगता उसमें। अखबार आपने पढ़ लिया और याद हो गया। जैसे आप क्वेश्चन दें, अरे इसमें तो ये हो रहा है, ये हो जाएगा, इसमें याद हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा दिमाग लगेगा, नया डाटा आएगा, नया चीज़ आएगी, समझना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन होगा। याद, हाँ, ऐसा इसमें ये समस्या है कि ये याद होने में टाइम लगता है। जैसे मैं इन्हें पढ़ाता हूँ, ये इसमें मुझे बस देखना होता है क्या पढ़ाना है, लेकिन सब याद हो गया, टेप रिकॉर्डर की तरह है। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री फिर भी थोड़ा सा सिस्टमेटिकली सोचना पड़ता है, क्वेश्चंस में सोचना पड़ता है। इसके क्वेश्चंस भी एक बार आपको याद हो जाए तो क्वेश्चन ऐसे आपको दिखेगा, अच्छा ये बॉन्ड तो ऐसे टूटेगा, ये यहाँ से आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। प्रैक्टिस के बाद एक बार आपको हो गया तो बहुत कम एनर्जी इसमें लगती है। जो लोग बीएससी करते हैं उसके बाद मान लो केमिस्ट्री से उन्हें एमएससी करनी है, तो 100 में से 70 लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, 60 लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, 10 लोग इनऑर्गेनिक में और 30 लोग फिजिकल में। मतलब ऑर्गेनिक वाले सब ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कम दिमाग लगता है उसमें दिमाग उसमें बहुत कम लगता है। देख लेना, जो भी जैसा कोई होगा कि एमएससी केमिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा चांस रहेगा ऑर्गेनिक में कर रखी है, फिजिकल वाले बहुत कम मिलेंगे, इनऑर्गेनिक वाले तो बहुत ही कम। पीएचडी वाला नहीं, नहीं पता मुझे
चलिए आगे चलें, है ना। हाँ, इसमें 2 लाइन लिखिए। तो जब हमने CH2 और CCl4 लिया तो उससे हुआ क्या, फिनोल का फिनोक्साइड आयन में आयनाइजेशन रुक गया, जिससे कि रिंग अब आपकी बहुत एक्टिवेटेड होने से बच गई। तो मोनोब्रोमिनेशन होता दिख रहा है। लिखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 और CCl4, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 और CCl4, comma, phenol does not form phenoxide ion due to absence of ionization, due to absence of ionization. So the ring is not highly activated. So the ring is not highly activated. So we get mono substitution. So we get mono substitution. So we get mono substitution. ठीक है। और सर पैराबोलिक मेजर का बनना, नहीं, ये ज़्यादा रिस्की खेल है। पैरा पे इल्ड ज़्यादा आएगी या ऑर्थो पे इल्ड ज़्यादा आएगी, ये इतना इजी बिजनेस नहीं है ये। इसके लिए आपको उठानी पड़ेगी पीटर साइक्स। पीटर साइक्स में हर ग्रुप के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए लिखा हुआ है क्या क्या फैक्टर काम करते हैं, मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं। ये पढ़ना नहीं है नहीं, ये मेजर आया क्यों माइनर आया मुझे नहीं पता। मुझे अगर पता करना होगा मैं भी पीटर साइक्स उठा कर पढ़ूंगा, उसमें अलग अलग ग्रुप के लिए लिखा हुआ है। इन जनरल 2 साइट ऑर्थो की है, एक पैरा की है, तो 66% ऑर्थो आना चाहिए, 33% वो आना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है कि ऑर्थो वाला मेजर है और ये वाला माइनर है, इसमें आपको नहीं पढ़ना। और पढ़ना है तो फिर यह मैं पीटर साइक्स उठा कर दे दूँगा, उसके 10 पन्ने उठा कर पढ़ देना। हाँ, वहीं से ही पता लगेगा हैं। हाँ, रीजन के साथ, एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ कि ये ले रखा है, तो इतने इतने परसेंट इल्ड आती है, इसकी 34%, इसकी 32%, इसकी इतने परसेंट, इतने टाइम तक चलता है। एक्सपेरिमेंट से मिला। किताबें कैसे लिखी जाती हैं, किताबें आप ऐसी लिख दो कि इससे ये बन रहा है। एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, भैया इस रिएक्शन में इतना इतना आता है, फिर उन्हें बुक में लिखते हैं, फिर उनके रेफरेंस भी लिखती हैं अच्छी किताबें कि यहाँ से रेफरेंस लिया हमने, मनगढ़ंत नहीं है ना। चलिए, नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है ब्रोमिनेशन, सॉरी ब्रोमिनो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन है ना। तो यहाँ पर देखिए फिनोल, और यहाँ पर आपने लिया हुआ है 20% HNO3, 20% HNO3 बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 20% HNO3 का सॉल्यूशन। तो क्योंकि रिंग एक्टिवेटेड है, अगर आप ध्यान दें तो अगर आपको बेंजीन पर NO2 ग्रुप लाना हो तो बेंजीन पर NO2 लाने के लिए रिएजेंट है कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 वहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर जाता है। क्योंकि रिंग एक्टिवेटेड है तो कंसंट्रेट H2SO4 की आपको ज़रूरत नहीं है, और हाईली ज़्यादा कंसंट्रेट ना होने के बावजूद भी नाइट्रेशन आपको होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका आता है आपका ये OH, और यहाँ पर आपको NO2, और यहाँ पर आपका ये OH, और यहाँ पर आपका ये NO2। इसकी 30 से 40% इल्ड है, इसकी आपकी 30 to 40% स्किल्ड है, और लगभग 15% स्किल्ड है ना। ये इल्ड आपको मिलती है। और बाकी क्योंकि ये HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, तो बाकी रिंग टूट जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है ना। तो इतने परसेंट इल्ड मिलती है 20% पे लगभग। और अगर आपने कंसंट्रेट लिया हुआ है, अगर आपने लिया हुआ यहाँ पर
OH और कंसनट्रेट HNO3। तो बहुत सारी फिनोल आपका वो हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कुछ अमाउंट में आपको यहाँ पर ये मिलेगा OH, NO2 और यहाँ पर आपका NO2 और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है ये, है ना, ये आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है, और इसका जो कॉमन नेम है वो है पिक्रिक एसिड। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, और ये डायरेक्ट एक्सप्लोसिव का काम करता है, ये डायरेक्ट एक्सप्लोसिव है। इस पे चोट लगने पे ये धमाका हो जाता है ना, ठीक है। हैं? ये पुराने एक्सप्लोसिव हैं, माइनिंग वगैरह में धमाका करने के लिए उस टाइप पे यूज होते थे ये। नहीं, लहसुन वसन वो जो फेंकने वाले ना भाई, उनमें तो जनरली सल्फर वल्फर के कुछ रहते हैं वो। बड़े एक्सप्लोसिव हैं ये, छोटे एक्सप्लोसिव नहीं, बड़ा धमाका करेंगे। माइनिंग जो ब्रांच होती है, सर फिनोल भी आसानी से मिल जाएगा, HNO3 भी। हाँ मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। एक्सप्लोसिव कंपाउंड तो अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर से बन जाता है। फर्टिलाइजर अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 हमारे लैब में है। सर फटेगा तो नहीं ना? फट जाएगा, मतलब फट सकता है, क्यों नहीं फट जाएगा। फिनोल पे कंसंट्रेट में HNO3 डाल दिया तो फट जाएगा। सुनो बिना चोट मारे। अब तक के जो नॉन न्यूक्लियर बिगेस्ट एक्सप्लोजन हैं, नॉन न्यूक्लियर धमाका तो होता ही है सबसे बड़ा। अब तक के जो नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैं, उसमें से एक एक्सप्लोजन 2-3 साल पहले ही अमोनियम नाइट्रेट से हुआ है लेबनान में। यूट्यूब पर डालना लेबनान एक्सप्लोजन। उसमें बहुत बड़ी शॉकवेव बन गई और कई किलोमीटर तक दूर तक खिड़कियों के कांच टूट गए, बहुत बड़ा धमाका वो। और जिस बिल्डिंग में वो रखा तो बिल्डिंग तो कतई उड़ गई, उसको पता ही नहीं चला कहाँ है। तो आप क्लास खत्म होने के बाद डालना, लेबनान में है जहाँ तक मुझे याद है, लेबनान एक्सप्लोजन। उसकी वीडियो पड़ी हुई है, बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत बड़ा धमाका वो धमाका कैसे है, एक शिप, कार्गो शिप था जिसमें कि अमोनियम नाइट्रेट था। उस कार्गो शिप को वो कुछ जब्त वगैरह कर लेते हैं और उस अमोनियम नाइट्रेट को वहाँ से उतार के उसमें रख देते हैं, यार्ड रहता है उनका, उसमें जमा कर देते हैं। और वो जो ढेर सारा जो अमोनियम नाइट्रेट, सोचो एक शिप भर के अमोनियम नाइट्रेट है, और अमोनियम नाइट्रेट बहुत काफ़ी बड़ा मतलब एक्सप्लोजन कर देता है। इतनी शिप भर के अगर अमोनियम का नाइट्रेट वहाँ पर रखा हुआ है, उसमें धमाका हो गया तो बहुत बड़ा धमाका। वो यूट्यूब पर देखना मुझे, हैं मरे हैं उसमें, जो भी बिल्डिंग में यार्ड में उसमें काम कर रहे थे, डॉक में, वो बहुत सारे लोग 150-200 शायद कुछ मरे हैं। और उसकी बहुत सारी वीडियो है, मतलब धमाका इतना बड़ा है, जब धमाका होता है शॉकवेव बनती है ना ऐसा गोल सा, वो तो शॉकवेव पूरी बनी है ना, तब है। इसके साथ क्या हुआ सर? अटैक हुआ? अमोनियम नाइट्रेट एक एक्सप्लोजन है, ये फर्टिलाइजर है। अमोनियम नाइट्रेट खेतों में डालने में काम आता है फर्टिलाइजर, लेकिन ये एक्सप्लोजन भी कर देता है। तो ये लेबनान में रखा हुआ था एक, उसमें वहाँ पे धमाका, हीट या धमाका कुछ इसकी फॉर्म में घटेगा। हीट सर ये बताओ, अगर लैब में हैं फिनोल के अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया तो बिना पटकाए फटकने लगेगा या डाल के फट जाएगा? पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कैसे बनेगा। हाँ बिल्कुल फट सकता है भैया, बच के रहना, ही फट सकता है ना। चलिए तो अब आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे रिएक्शंस।